हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान, और कक्षा 9 के विज्ञान में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 या यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक ही लेक्चर में। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास 9th की, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। आपको इस चैप्टर की हर एक बात को बस ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है कि खाद्य संसाधन का मतलब क्या होता है। तो खाद्य माने खाने में उपयोग किए जाने वाले, और संसाधन माने साधन। ऐसे साधन, ऐसी सारी चीजें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, उन्हें हम कहते हैं खाद्य संसाधन। ठीक है, या फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पौधे व जंतु ही हमारे लिए खाद्य संसाधन हैं। तो हम किन्हें खाते हैं? या तो पौधों और पौधों से प्राप्त होने वाले जितने उत्पाद हैं उन्हें खाते हैं, या जंतुओं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खाते हैं। तो इसलिए पौधे व जंतु ही हमारे लिए क्या होते हैं? खाद्य संसाधन। क्योंकि इनसे ही हमें भोजन प्राप्त होता है। इनसे ही हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं खाद्य संसाधन। क्लियर हुई बात? चलो अगली बात करते हैं। अब हमें समझना है, अब हमें समझना है संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों। जो हमारे खाद्य संसाधन हैं, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं जिनका उपयोग हम खाने में करते हैं, या जिनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का उपयोग हम खाने में करते हैं, उन सभी खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता आखिरकार क्यों है? क्यों हमें अपने खाने पीने के जितने भी संसाधन हैं उन्हें अच्छा करना चाहिए? क्यों उनमें सुधार करना चाहिए? पता क्यों करना चाहिए? उसका कारण ये है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा है। आपको बताया हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अब जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो लगातार बढ़ रही है। अतः हमें अधिक भोजन उत्पादन के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। तो जिस जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से भूमि भी तो ज़्यादा चाहिए, फिर ज़्यादा धरती चाहिए एग्रीकल्चर के लिए और पशुओं को पालने के लिए, जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जितनी धरती थी, ऐसा तो होने का नहीं कि जैसे संख्या बढ़ती जा रही, हमारी जनसंख्या जैसे देश की बढ़ रही, इसी हिसाब से देश की धरती भी बढ़ती हो। धरती तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, हालांकि जो हमारी श्वेत क्रांति और हरित क्रांति जिस समय थी, प्रचलित थी, उस समय बहुत सारे जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई थी। उससे ज़्यादा और ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया गया था, पर जंगल तो कट गए थे ना, और जंगल कटने से भी नुकसान होता है पर्यावरण में। तो हमें अपने संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमें अधिक भोजन उत्पादन के लिए ज़्यादा भूमि की आवश्यकता है, और वो भूमि हमारे पास है ही नहीं। और भूमि कहाँ से लाएं भाई हम? देश तो उतना ही है, उसका क्षेत्रफल तो बढ़ने से गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया खाद्य संसाधन तो जंतु और पेड़ पौधे ही हैं, क्योंकि उन्हें ही हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, इसलिए जंतु और पेड़ पौधे ही खाद्य संसाधन हैं। और उन खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है? खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ एक समस्या और बढ़ती जा रही कि हमारे पास और ज़्यादा धरती नहीं है खेती करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास जितनी धरती है उसी धरती में हमें उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उतनी धरती में कुछ ऐसा उपाय लाओ जिससे उतनी ही धरती में हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाएं। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने यही काम करा था, उत्पादन को बढ़ाने का काम करा था। ठीक है, जिससे ज्यादा उत्पादन हो। आपको यह बात पहले ही पता होगी कि हरित क्रांति किसके लिए थी? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जब कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, कृषि की तरफ वैज्ञानिकों ने ज्यादा ध्यान दिया, तो उसे तो कहा गया हरित क्रांति, कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाओ। पर हरित क्रांति में एक स्टेप लिया गया था जो बहुत गलत था। धरती बढ़ाने की कोशिश करी गई थी, एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि योग्य भूमि को जब बढ़ाने की कोशिश करी गई तो जंगल काटे गए इसमें,
और जब जंगल काटे गए तो फिर तो जंगलों का तो नुकसान हुआ और प्रदूषण बढ़ा, जंगली जानवर भी परेशान, और जंगल का जितना भी पर्यावरण था वो सब परेशान हो गया। ठीक है, जंगल तो खत्म होते चले गए। और श्वेत क्रांति में भी ऐसा ही हुआ। श्वेत क्रांति किसके लिए थी? श्वेत क्रांति थी दूध के लिए, अधिक से अधिक दूध उत्पादन करने के लिए होती है श्वेत क्रांति। और हरित क्रांति किस लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो इन दोनों क्रांतियों में फसल उत्पादन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों किसका प्रयोग किया गया था? रासायनिक उर्वरकों का। रासायनिक उर्वरक तो पता है आपको, सारे केमिकल होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। रासायनिक उर्वरक की खासियत ये होती है कि यदि आपने अपने खेत में किसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर लिया तो वो एकदम से ऊर्जा देगा, एकदम से पोषक तत्व देगा पेड़ पौधों को, आपकी फसल को, पर उसका बुरा परिणाम ये होता है कि लंबे समय तक वो खेत की जो हमारी धरती है ना, जो भूमि है, उस भूमि की उर्वर क्षमता को समाप्त कर देता है। यानी जो काम कई लंबे समय में होना था उस काम को वो एकदम कर देता है, जिससे हमारी धरती जो है ना एक तरीके से बंजर हो जाती है। तो उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में क्या किया गया? इन दोनों क्रांतियों में फसल उत्पादन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशी तो आपको पता है, जो हमारी फसल में जो रोगाणु लग जाते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए आदि के अधिक प्रयोग से जल तथा मृदा प्रदूषण बढ़ा है, वनों को काटा गया है। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का एक नुकसान ये था कि जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करे गए, पीड़कनाशी इस्तेमाल करे गए, इनके इस्तेमाल से जल प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल गया, मृदा प्रदूषण भी बढ़ गया और बहुत सारे वनों को भी काटा गया। ठीक है, अतः कृषि तथा पशुपालन में जैविक खाद व जैविक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए हमें यह बात सीख लेनी चाहिए कि यदि आप कृषि और पशुपालन दोनों को बढ़ाना चाहते हो, ये तो बढ़ाने पड़ेंगे ही, हमें कृषि का भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा अपना, और पशुपालन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही ना हमारे देश की, और धरती हमारे पास उतनी है, तो उतनी ही धरती में ज़्यादा पैदावार तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये तो मजबूरी है। या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा दो देश में कि भाई 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए किसी के भी, तब हम संभल पाएंगे, भारत जब कंट्रोल में रह पाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ की तरफ है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, अतः कृषि तथा पशुपालन में जैविक खाद व जैविक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैविक का मतलब जो जैविक खाद ऐसा होता है जैसे गोबर से, पत्तियों से, फल तथा सब्जियों के छिलकों से, ठीक है, केंचुओं से, इनसे बनता है ना, उसे कहते हैं जैविक खाद। अभी आगे आएगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और जैविक पीड़कनाशी कैसे होते हैं? जैसे आपकी नीम की खली है, नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों का चूरा है, ये सब क्या है? जैविक पीड़कनाशी हैं। आपका जो उपला होता है, जिसे गोस्सा भी कहते हैं, गोबर से बनता है, उसकी जो राख होती है, वो राख भी बहुत बढ़िया पीड़कनाशी का काम करती है, और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, कोई मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण नहीं होता। हमें अधिक आय के लिए मिश्रित खेती करनी चाहिए। मिश्रित खेती क्या होती है, इसे भी पढ़ेंगे आगे। अंतरा फसलीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। अंतरा फसलीकरण क्या होता है, इसे भी आगे पढ़ेंगे हम। तथा संगठित कृषि प्रणाली आदि को अपनाना चाहिए। तो ये चीजें हमें अपनी खेती में करनी पड़ेंगी। हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए हमें, ठीक है, जैविक पीड़कनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे टर्म्स आगे डिस्कस करेंगे, इन सारे शब्दों को। एक हमें बेटे मिश्रित खेती का प्रयोग करना चाहिए, अंतरा फसलीकरण का प्रयोग करना चाहिए, और संगठित कृषि का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारे देश को पूरा भोजन मिल पाएगा। ठीक है, जैसे जैसे देखो, थोड़ा ऊपर उठा देता हूं पेज। जैसे कृषि के साथ पशुधन, आपको खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए। कुक्कुट पालन, ठीक है, कुक्कड़ है ये जो है ना, कुक्कुट है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंटिंग होगी। कुक्कड़ पालन का मतलब मुर्गी पालन करना चाहिए, मत्स्य पालन करना चाहिए, मधुमक्खी पालन करना चाहिए, को अपनाना चाहिए। तो जिन लोगों के पास खेती है, कृषि है, कृषि के साथ में पशु पालन भी करें।
कृषि के साथ गाय भैंस जो दुधारू पशु हैं उन्हें पालें। और ये क्या है, यह है कुक्कुट, कुक्कुट कहते हैं इसे, आ जाएगा आगे। कुक्कुट माने मुर्गी पालन। ठीक है, जो मुर्गी पालन कर सकते हैं वो भी करें जिससे प्रोडक्शन बढ़े हमारा। मत्स्य पालन जो कर सकते हैं, मछली पालन, वो मछली पालन करें। और मधुमक्खी पालन जो कर सकते हैं वो मधुमक्खी पालन करें। तो इन चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा यदि हमें खाने के लिए आने वाले समय में भोजन उचित मात्रा में चाहिए। नहीं तो हमारे देश की धरती की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल तो बढ़ने से गया, हमारे धरती का क्षेत्रफल नहीं बढ़ने का है, हमारे देश का क्षेत्रफल नहीं बढ़ने का, पर जनसंख्या बढ़ रही तेजी से। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन तो अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो फसल उत्पादन में उन्नति या सुधार, आप अपनी फसल उत्पादन में किस तरीके से उन्नति कर सकते हो। मानव तथा पशुओं को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, हमें भी और पशुओं को भी। बहुत प्रकार के पोषक तत्व हमें चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, गेहूं से, चावल से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, जितना भी अनाज है, अन्न है, उन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए चाहिए, पेशियों के निर्माण के लिए, और ये हमें किससे मिलता है, दालों से। फिर उसके बाद वसा चाहिए हमें। वसा किस लिए चाहिए, क्योंकि वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा हमें वनस्पति तेलों से प्राप्त होती है। वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, इन सब से हमें क्या मिलती है, वसा। फिर हमें विटामिन और खनिज लवण भी चाहिए हमारे भोजन में। ये किस लिए चाहिए, विटामिन और खनिज लवण हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बीमारियों से लड़ने की पावर हमें देते हैं। ठीक है, और ये हमें प्राप्त होते हैं फलों व सब्जियों से, और फलों और सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं। और जो चारा है उससे भी प्राप्त होते हैं, पशुओं के चारे से पशुओं को विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु की जो फसलें होती है ना, वर्षा ऋतु की जो फसलें, उन्हें जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है। यानी जून से लेकर अक्टूबर तक में पककर तैयार हो जाती हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उन्हें जून में उगाते हैं और अक्टूबर तक में तैयार हो जाती हैं। उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसलें। कौन सी, खरीफ की। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। खरीफ की फसलें उन्हें कहती हैं जो वर्षा ऋतु में हम उगाते हैं, यानी जून से लेकर अक्टूबर तक इन्हें पूरा तैयार हो जाती हैं ये फसलें। खरीफ की फसलें कहते हैं जैसे धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है। ये सारी कौन सी हैं, खरीफ की फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी शीत ऋतु की कुछ फसलें हैं। शीत ऋतु की फसलें नवंबर से लेकर अप्रैल तक इनका जीवन काल होता है, नवंबर से अप्रैल तक। इन्हें कहते हैं रबी की फसल। जैसे आपका गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सब कैसी हैं, रबी की फसल हैं। तो बरसात की फसलों को तो हम कहते हैं खरीफ की फसलें, और जो सर्दी की फसलें होती हैं शीत ऋतु की, उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी की फसलें। तो इससे हमें क्या पता चला, इन सारी बातों से हमें ये ध्यान रखना है। अतः फसल उत्पादन में सुधार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब हमें सारी बात पता चल गई कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं, जंतु और पेड़ पौधे। और खाद्य संसाधन में सुधार क्यों करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, पर खेती या कृषि योग्य भूमि नहीं बढ़ रही है। इसलिए उतनी ही धरती में ज़्यादा पैदावार चाहिए हमें फसल, यानी फसल की भी ज़्यादा पैदावार चाहिए, एग्रीकल्चर की, कृषि की। और हमें पशु भी ज़्यादा चाहिए जो हमारे लिए प्रयोग होते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, या जिन पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिन उत्पादों का। तो अतः फसल उत्पादन में सुधार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 तरीके से हम फसल उत्पादन को सुधार सकते हैं। पहला तरीका आता है फसल की किस्मों में सुधार, यानी बीज को चुनना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे बीज अपने खेत में इस्तेमाल करने चाहिए। तो फसल की किस्मों में हमें सुधार करना चाहिए। हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जो बहुत बढ़िया हो, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ उससे हमें प्राप्त हो। नंबर 2, फसल उत्पादन प्रबंधन।
हमें फसल को किस तरीके से उत्पादन उसका करना चाहिए, उसमें क्या क्या हम परिवर्तन करें अपनी खेती में जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा उत्पादन हो। तो इसके लिए फसल की उचित देखभाल हमें करनी पड़ेगी। किस तरह करनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन। जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को किस तरीके से आप, जो आपने फसल ली है, प्राप्त की है, अनाज प्राप्त किया है, उसे आप सुरक्षित कैसे रखोगे, स्टोर कैसे करोगे। खेत में खड़ी व कटी फसल की सुरक्षा, दोनों के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। तो इन 3 टॉपिक को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक तो फसल की किस्मों में सुधार, हमें कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें हमारे वैज्ञानिकों को नई नई वैरायटी कैसी तैयार करनी चाहिए, बीज कैसे चुनने चाहिए हमें अपने खेत के लिए। और फसल उत्पादन प्रबंधन में हम सीखेंगे कि फसल की देखभाल, हमें जो खड़ी फसल है उसकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए, कौन से उसमें मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे इसमें। और तीसरे नंबर पर फसल सुधार प्रबंधन, खेत में जो खड़ी हुई फसल है उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। और कटी फसल, जो आपने अब क्रॉप प्राप्त कर ली, फसल को काट लिया, उससे जो भी आपको अनाज मिला है उसकी सुरक्षा आप कैसे करोगे, इन तीनों बातों के बारे में डिस्कस करना है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। भाई अनाज से तो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और दालों से हमें मिलता है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। फल व सब्जियों से हमें मिलते हैं खनिज, लवण व विटामिन, जिनका काम क्या है, बीमारियों से लड़ने का। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, देखना जरा। पहला पॉइंट था फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार, तो हम पहले पॉइंट के ऊपर आगे देखो, आगे पहले पॉइंट के ऊपर कि हम फसल की किस्मों में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। तो हमारा हेडिंग है फसल की किस्मों में सुधार। भाई बीज को चुनते समय निम्न कारकों पर ध्यान देना चाहिए। आप जब अपने खेत में कोई भी बीज, कोई भी फसल बोना जा रहे, तो आपको किस तरह का बीज इस्तेमाल करना चाहिए, और वैज्ञानिकों को बीज में क्या क्या सुधार करने चाहिए किस्म में। तो कौन कौन से कारकों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जो आपका बीज है, जो फसल है, उसके अंदर जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता होनी चाहिए। प्रतिरोधकता कहते हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मुसीबतों का सामना करने की क्षमता। जैविक जैसे रोग है, कीट है, निमेटोड है, तथा अजैविक जैसे सूखा है, क्षारता है, जलाक्रांति है, गर्मी है, ठंड है, पाला है। समझ रहे आप। जैविक में तो आगे आपके रोग, कीट, निमेटोड, निमेटोड कीड़ों को कहते हैं, ये हमारी फसल को खा जाएंगे ना। और अजैविक में आते हैं सूखा, क्षारता। सूखा तो समझते हो, सूखे का मुकाबला कर सके आपकी फसल, ऐसा बीज होना चाहिए। क्षारता का मतलब यदि आपकी भूमि बहुत ज्यादा क्षारीय है, उसका मुकाबला कर सके, ऐसा बीज होना चाहिए। जलाक्रांति का मतलब यदि बहुत ज्यादा बारिश होगी और खेत में पानी पानी भर गया, तो भी उसका मुकाबला करने वाले बीज आपके पास होने चाहिए। फसल ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड और पाले का भी क्या सहन कर सके, इन सबको, इन सब के खिलाफ प्रतिरोधकता उसके अंदर हो, ऐसा बीज आपको चुनना चाहिए। परिस्थितियों का सामना करने वाले बीजों का चयन करना चाहिए। समझ में आई बात। जैविक बीमारी से, कीट से, कीड़ों से, इन सब से लड़ सके, ऐसी आपके पास फसल होनी चाहिए। और जो अजैविक समस्याएं हैं, जैसे सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड, पाला, इन सब का मुकाबला भी कर सके, ऐसे बीज का चयन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप बीज खरीदने जाते हो तो जो बीज का डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात कर लो कि भाई इसके अंदर प्रतिरोधकता कौन कौन सी है, रजिस्टिविटी कौन कौन सी है, इसके अंदर किस किस चीज को ये सहन कर सकता है, ये बीज जो आप मुझे दे रहे हैं। फिर दूसरा है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का मतलब होता है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल सके, हर एक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके। ऐसी किस्मों का विकास होना चाहिए जो किसी भी वातावरण के अनुकूल हो जाए। मतलब वैज्ञानिकों को ऐसे बीज बनाने चाहिए जो किसी भी वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल सके, कि मैं हर एक वातावरण में अपने आप को फिट कर लूंगा, मुझे चाहे कैसे ही वातावरण में आप उगा दो। ठीक है। सी, गुणवत्ता में उन्नत किस्में। हमें ऐसी किस्मों को चुनना चाहिए तथा विकास करना चाहिए, यानी वैज्ञानिकों को डेवलप करनी चाहिए ऐसी किस्में जिनकी गुणवत्ता अधिक हो। गुणवत्ता अधिक होने का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे कोई अनाज है
और अनाज से हमें मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे पास ऐसे फसल होनी चाहिए, ऐसा अनाज होना चाहिए जिससे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले। जैसा आप कहते हो ना, 1 बीघे में से 4 क्विंटल अनाज निकला है गेहूं, 1 बीघे में से 3 क्विंटल निकला है गेहूं, तो हमारा जो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, गुणवत्ता ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे बीज हमें तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश का क्षेत्रफल तो बढ़ने से रहा। नंबर डी, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण उसे कहते हैं कि जिस चीज की हमें डिमांड है, हमारी इच्छा है, वही चीज हमें मिल जाए, इस तरह का बीज हमें मिल जाए। जैसे देखो, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। यदि आप चारे के लिए फसल बो रहे हो, पशुओं के चारे के लिए, तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो पौधा है उसमें लंबी और सघन शाखाएं हो, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो, यानी पौधा बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमें तो चारे के रूप में इस्तेमाल करना ना, पशु तो चारा ही खाएंगे। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं। अनाज के लिए हमें ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए पौधे, हमें अनाज में तो फल ज़्यादा चाहिए, ताकि कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़े। तो ये हमारी ऐच्छिक डिमांड है, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण इसे ही कहते हैं कि जब हम चारे के लिए बीज लेने जा रहे, तो वो बीज ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच हो, लंबी लंबी ब्रांचेज हो जिसमें, ठीक है, पौधा साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और यदि आप अनाज के लिए बीज लेने जा रहे तो ऐसा हो कि पौधे का साइज तो कम हो, उसके ऊपर जो अनाज लगता है वो ज़्यादा हो, उसका वजन ज़्यादा हो, ठीक है। ई, और कैसा बीज होना चाहिए हमारा, और होना चाहिए परिपक्वन काल में परिवर्तन। परिपक्वन काल कम होना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। जो फसल जितनी जल्दी तैयार हो जाती है ना, उस बीज को उतना अच्छा माना जाता है। तो उससे जो हमारे पास आगे समय बचेगा उसमें हम दूसरी फसल उगा लेंगे कोई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक निश्चित समय अंतराल में एक ही फसल ले पाते हैं, और कुछ लोग दिमाग से खेलते हैं वे उसी समय में 1-2 महीना अपना बढ़ाएंगे और 2 फसल ले लेंगे उसी समय में, और फिर दूसरे लोग उन्हें देखते रह जाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं बताओ, 2-2 फसल ले ली इन्होंने, 2 राउंड लगा लिए इन्होंने, और हम एक में ही रह गए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एनसीईआरटी में जो पाठगत प्रश्न है वो दूसरा है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उत्तर देखो, जैविक कारक जैसे रोग, कीट, निमेटोड, तथा अजैविक कारक जैसे सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड या पाला के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है या फसल नष्ट भी हो सकती है। इसलिए हमें ऐसा बीज लेना चाहिए जिसके अंदर जैविक कारकों को सहन करने की भी क्षमता हो और अजैविक कारकों को सहन करने की भी क्षमता हो। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमारी दिया गया है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। अभी पढ़ा था ना हमने, देखो उत्तर, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। जैसे चारे वाली फसलों के लिए सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं, पढ़ा था अभी। सघन शाखाएं माने घनी ब्रांचिंग हो और लंबी ब्रांचेज बने। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं जिन्हें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं हम। देखो बेटे, अब आगे हम फसल उत्पादन प्रबंधन पर। अभी तो हमने बीज का चयन करा था, 3 स्टेप है ना ये, 3 स्टेप। एक स्टेप हमने कर लिया जिसमें हमें पता लगा कि हमें बीज खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, इन्हें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने लिए बीज खरीदने जाते हो अपने खेत के लिए। नंबर 2, फसल उत्पादन प्रबंधन। अब हमने बीज खरीद लिया, बढ़िया, जिसमें ये सारे गुण हैं। अब आप उस फसल को, बीज को जब उगाओगे तो किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने पर क्या क्या ध्यान और देने चाहिए आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत पोषक प्रबंधन, खाद तथा उर्वरक, सिंचाई और फसल पैटर्न आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें खाद का, उर्वरक का ध्यान रखेंगे, सिंचाई के तरीके और फसल के तरीके ध्यान रखेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं पोषक प्रबंधन की। पोषक प्रबंधन का मतलब हमारे पास इधर तो स्रोत है और इधर है पोषक तत्व। हमारी फसल को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। वे पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, वो तो स्रोत है। और वे पोषक तत्व कौन से हैं वे इधर लिखेंगे हम। जैसे हवा से क्या क्या मिल जाएगा हमें, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा हवा से। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है ना, तो हवा से तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन और ऑक्सीजन पौधों के लिए बहुत जरूरी होती हैं ये दोनों चीज। उसके बाद पानी, भाई पानी तो हम देंगे ही अपने खेत में, तो पानी से हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन मिलेगा, एक ऑक्सीजन, ये भी चाहिए। और मृदा माने मिट्टी से क्या क्या मिलेगा, मिट्टी से एक तो मिलेंगे वृहत पोषक, यानी ऐसे पोषक तत्व जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। वृहत पोषक तत्व ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो हमारी मिट्टी से ही मिलेंगे। और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये हैं ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को बहुत कम मात्रा में चाहिए। ये भी हमारी मृदा यानी मिट्टी से ही मिलेंगे। और वृहत पोषक तत्व NPK, CA, MgS। ये NPK तो सारी दुनिया को ही पता। जब भी आप उर्वरक लेने जाओगे ना मार्केट में, तो आपको NPK पकड़ा देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। तो हवा से मिली थी कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से मिली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मिट्टी से दो तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, वृहत पोषक जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सब, इन सब की पूर्ति कहाँ से होगी बेटे, मिट्टी यानी मृदा से ही होगी। कहाँ से होगी, मृदा से। NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, जो चैप्टर के बीच में ही दिया गया है। क्वेश्चन 4 है वृहत पोषक क्या हैं और इन्हें वृहत पोषक क्यों कहते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको। उत्तर देखो, NPK, CA, MgS ये 6 वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वृहत माने ज्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता है, वृहत माने अधिक। ठीक है। 5वां क्वेश्चन NCERT का है, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। देखो ध्यान से उत्तर में, पौधे अपना पोषण हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। भाई हवा से क्या मिला, हवा से मिला कार्बन और ऑक्सीजन, ये नीचे लिखा हुआ है देखो। हवा से क्या मिला, हवा से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से मिलता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, और मिट्टी से शेष सभी पोषक तत्व, जिसमें वृहत पोषक तत्व भी हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। ये सारे किससे मिलते हैं, मिट्टी से। तो हवा, पानी और मिट्टी, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है पौधे को। ठीक है। तो अब यहां हम सबसे पहली बात करेंगे खाद की। खाद और उर्वरक में बहुत डिफरेंस है। खाद जो है ना वो जैविक होती है। खाद, जहां भी खाद शब्द का प्रयोग है तो समझ जाना चाहिए हम जैविक खाद की बात कर रहे हैं हम। यह प्राकृतिक होता है तथा 2 प्रकार का होता है खाद। एक तो होता है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट किसे कहते हैं, कृषि के अपशिष्ट, खेती में जो भी चीज आपकी बची है अनाज अलग करने के बाद, जैसे गोबर, मूत्र, सब्जी के छिलके, पत्ते, छोटी शाखाएं, खरपतवार, फलों के छिलके, मानव का मलमूत्र आदि को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इन्हें गड्ढे में डाल लो, ऊपर से डाल दो मिट्टी। 1-2 महीने में ये सब पदार्थ सड़ गलकर खाद बन जाते हैं। ये सारे 1-2 महीने में सड़ गलकर क्या बन जाएंगे, खाद, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। तो इस खाद को हम कहते हैं कंपोस्ट। यदि कंपोस्ट बनाते समय उसमें केंचुए होते हैं तो वे अपशिष्ट का निरस्तीकरण शीघ्रता से कर देते हैं। तो वे बहुत तेजी से इसे खाद में कन्वर्ट करते हैं, बहुत तेजी से। ऐसी खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यदि आपने वर्म्स यानी केंचुए भी उसमें इस्तेमाल किए हैं तो ऐसी खाद को हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत बढ़िया खाद है। ठीक है, कंपोस्ट भी बहुत बढ़िया खाद है और वर्मी कंपोस्ट भी बहुत बढ़िया खाद है। यदि आपको खाद को बहुत तेजी से बनाना है ना, तो जहां भी आप खाद बना रहे हैं ना वहां केंचुए डाल दो, बहुत तेजी से खाद बनेगी आपकी और बहुत बढ़िया उसका निरस्तीकरण होगा, बहुत तेजी से अपघटन होगा।
एक होती है हरी खाद, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है हरी खाद। हरी खाद कैसी होती है? जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि की जड़ों में स्थित जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये जितने भी हैं पटसन, मूंग, ग्वार, ये सब फलीदार फसल है, फलीदार पौधे हैं। और फलीदार पौधों की जड़ों की एक खासियत होती है कि इनकी जड़ों में गांठें होती हैं बहुत, और उन गांठों के अंदर एक बहुत बढ़िया बैक्टीरिया होता है जिसका नाम पहले तो वैज्ञानिक बताते थे बेसिलस रेडिस्कोला। ठीक है, तो बेसिलस रेडिस्कोला की खासियत ये होती थी कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम भी कहते हैं उसे बैक्टीरिया को। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में नाइट्रोजन है, सबको पता है, और नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन सभी फसलों के अंदर जितनी भी फसल ऐसी हैं जिनमें फलीदार फल लगता हो, जैसे दालें हैं ना, आपकी दालों में तो सब में फलियां ही होती हैं, आपको पता है। तो दालों की जड़ों में गांठें होती है और उन गांठों में रहता है बैक्टीरिया ये, और ये हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और अपने अंदर समाहित करता है। तो आपने जो है पटसन, मूंग, ग्वार आदि की जड़ों में स्थित जीवाणु, जिसका नाम मैंने बताया बेसिलस रेडिस्कोला या राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तथा प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन वही है जो मैं कह रहा कि नाइट्रेट्स बनाते हैं। मुख्य फसल उगाने से लगभग 1 महीना पहले खेतों में इन्हें उगा दिया जाता है। इन्हें आप उगा दो खेत में 1 महीना पहले, फिर 1 महीने बाद उन पर हल चलाकर उन्हें खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर उन्हें खेत की मिट्टी में, मतलब उन्हें आपको काटना नहीं, फसल को हल चला दो में सारी की सारी फसल किसमें, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिलकर ये हरे पौधे खाद में बदल जाते हैं, जिसे हम हरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी खाद। और ये हरी खाद की खासियत ये होती है, यदि आपने फलीदार फसल उगाई है हरी खाद के रूप में, तो आपकी धरती में नाइट्रोजन की कमी रहने की नहीं, बिल्कुल भी नाइट्रोजन की कमी नहीं रहने की धरती में। बहुत बढ़िया है इसका रिजल्ट। तो आपको खाद में पढ़ाया कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, तीनों समझ में आ गए ना। अब हम बात करते हैं खाद के बाद उर्वरक की। उर्वरक को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे यूरिया के कट्टे लेकर आ रहे आप और यूरिया डाल रहे, तो यूरिया क्या है? उर्वरक है, जो सफेद रंग के दाने होते हैं जिसके, डाई उर्वरक है। ये रासायनिक पदार्थों से तैयार किए गए पोषक हैं। एनपीके प्रदान करने वाले, देखो मैंने कहा था कि एनपीके ही सबसे ज्यादा फेमस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके प्रदान करने वाले उर्वरक बाजार में बिकते हैं। इनके उपयोग से कम समय में फसलों का अधिक उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है, परंतु ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। मिट्टी तो खराब हो जाएगी ना, प्रोडक्शन तो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है, पर मिट्टी जो है आपकी, मृदा जो है वो खराब हो जाएगी इससे। पर कुछ लोगों को तो बस प्रोडक्शन चाहिए ज़्यादा, फिर आगे फ्यूचर में फिर दोबारा उसे इस्तेमाल करेंगे, फिर दोबारा मिट्टी तो बिल्कुल डेड हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है उर्वरक का प्रयोग लगातार करने से। इसीलिए जो इंटेलिजेंट किसान है ना, जो होशियार किसान है, वो अपने खेत में क्या करता है? खाद का इस्तेमाल करता है। खाद वो इकट्ठी करता है, जैसे गोबर को कहीं इकट्ठा कर रहा और वहां से कुछ महीनों बाद निकाल के अपने खेत में क्या करता है? डालता रहता है वो। देखो, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। खाद और उर्वरक दोनों का क्या अंतर है? दोनों में पढ़ लिया ना दोनों हमने। उत्तर देखो, खाद तथा उर्वरक की तुलना। नंबर 1, पहली बात, खाद से खेत की उर्वरता धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि उर्वरक से खेत की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ती है। उर्वरक तो एकदम काम करेगा बहुत तेज। नंबर 2, खाद से उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। समझ लो, खाद से आपकी जो भूमि है, जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति यानी उर्वरता लंबे समय तक वो उपजाऊ रहेगी, जबकि उर्वरक से उर्वरा शक्ति लंबे समय तक नहीं बनी रहती। तो आप जो रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करते हो, उर्वरक, उससे आपका जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती उसमें। नंबर 3, खाद मिट्टी को पोषक तत्वों से परिपूर्ण करती है
और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जबकि उर्वरक के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है यदि उर्वरक का लगातार इस्तेमाल आप करोगे। नंबर 4, खाद में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। खाद इसलिए बहुत बढ़िया है, जबकि उर्वरक मिट्टी की संरचना सूक्ष्म तथा भूमिगत जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। यदि आप उर्वरक ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी की जो संरचना है उसमें विभिन्न पदार्थों की जो प्रतिशतता है वो भी खराब हो जाएगी। सूक्ष्म जीव जो हैं धरती के अंदर वे भी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, और भूमिगत जीव और भी धरती में बहुत सारे जीव होते हैं, वे भी सब क्या होंगे, सारे के सारे हानि में रहेंगे यदि आप उर्वरक का इस्तेमाल करोगे ज़्यादा। खाद सस्ते होते हैं जबकि उर्वरक महंगे होते हैं। उर्वरक तो महंगा होगा ही, जब रासायनिक पदार्थों का फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रहा है रासायनिक पदार्थों से। नंबर 6, खाद से प्रदूषण नहीं होता है जबकि उर्वरक से जल प्रदूषण होता है। उर्वरक से क्या होता है बेटे, जल प्रदूषण। कैसे होता है बताऊं? जब आप उर्वरक को इस्तेमाल करते हो और अपने खेत में पानी देते हो तो खेत का पानी बाहर जितना भी जाएगा और मिट्टी में जितना भी जाएगा तो जितने भी भूमि में रहने वाले छोटे मोटे जीव हैं वे सब मर जाएंगे, बस यूँ समझो। उसमें चाहे आपके केंचुए भी क्यों ना हो, भाई जिसके खेत में केंचुए हैं ना उसकी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी। कहा जाता है ना कि केंचुआ किसान का मित्र होता है, तो केंचुए खेत में है तो बहुत बढ़िया बात है। और यदि आप रासायनिक खाद यानी उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे तो मैं जो केंचुए आपकी खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे उन केंचुओं को भी आप मारने लग रहे। ठीक है, चलो। कार्बनिक कृषि या खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती करने का मतलब क्या है? कार्बनिक कृषि या कार्बनिक खेती का मतलब क्या है? अब आपके समझ में आ गया होगा कि आप जब खेती में किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करते, किसी पीड़कनाशी का, कीटनाशी का यानी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते आप, तो ऐसी खेती को हम कहते हैं कार्बनिक कृषि या खेती। खेती करने के जिस पद्धति में उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग नहीं होता है उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। अब इस पद्धति में कार्बनिक खादों का उपयोग होता है। ठीक है, कार्बनिक खादों का मतलब जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल होता है। अनाज, फल, सब्जी को स्टोर करने के लिए नीम की पत्तियों तथा हल्दी का जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब आप जब अपनी फसल को स्टोर करोगे तो उसमें भी नीम की पत्तियां रखोगे, कोई दवाई नहीं रखने के हो। जैसा आपको पता है अनाज में दवाई रखते हैं हम जिससे वो खराब ना हो, नीम की पत्तियां रख सकते हो, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसी खेती को हम कहते हैं जैविक खेती। क्या कहते हैं? जैविक खेती। अब जैविक खेती में एक चीज है बेटे, सिंचाई। क्या है? सिंचाई। सिंचाई की जरूरत हमें पड़ती है। सिंचाई से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर सिंचाई का मतलब क्या है। ज़्यादातर बच्चे जो गांव से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है सिंचाई का मतलब, पर जो बच्चे शहरों से जुड़े हुए हैं उन्हें सिंचाई का मतलब नहीं पता। सिंचाई का मतलब होता है पानी देना खेत में। आप अपने फसल में जब पानी देते हो ना तो इसे कहते हैं हम सिंचाई। क्या कहते हैं? सिंचाई। तो अच्छे उत्पादन के लिए फसल को समय समय पर पानी अर्थात सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसके मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पानी आप कैसे दे सकते हो अपनी फसल में? पानी देने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जहां जो सुविधा उपलब्ध हो वहां के अनुसार। जैसे कुएं, ये दो प्रकार के होते हैं कुएं। एक तो खुदे हुए कुएं जिनके ऊपर रहट चलता है। रहट जो शब्द मैं कहता हूं ना अपने बड़ों से पूछ लिया करो। गूगल पर तो आप सर्च कर ही लेते हो, पर आपके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो बहुत बड़ा आदमी आपके आस पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में होगा, उससे बात करा करो। ये सारी जो भी मैं कहता हूँ आपको किसी बड़े आदमी से पूछना। तो एक शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ, रहट। रहट रहट जो है एक इस तरह का बहुत बड़ा व्रत होता था, और इस व्रत में बहुत सारी बाल्टियां, इस तरह के डब्बे लगे होते थे, बहुत सारे इस तरह के। किसी बड़े उम्र के आदमी से पूछना कि रहट क्या होता है, ठीक है, पूछ लोगे ना। जो जो बातें मैं आपको बताता हूं ना कि ये किसी बड़े आदमी से पूछना, तो उन्हें पूछ भी लिया करो। ठीक है, मेरा होमवर्क यही है बस
और इसमें यहाँ घूर्णन अक्ष होता था बीच में, और ये यहाँ कुछ इसके त्रिज्याओं के रूप में कुछ सपोर्ट लगे हुए होते थे, और बैल घूमते थे, और ये रहट खुदे हुए कुएं के अंदर से पानी को, ये ऐसे घूमेगा ना, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है मान लो कुएं में, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो पानी को उठा के लाएगा, और पानी को उठा के इधर डालता रहेगा बाहर। तो रहट का इस्तेमाल पानी देने के लिए किया जाता था। और जो कहाँ किया जाता था? कुएं बताए दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुदे हुए कुएं, और दूसरे नलकूप, जिन्हें आप ट्यूबवेल कहते हो। ट्यूबवेल, नल, कूप, नल माने ट्यूब और कूप माने कुआ, वेल। तो ट्यूबवेल और खुदे हुए कुएं दोनों, जहां जिसकी सुविधा है उसके हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हो। नंबर बी नहरें। नहरें आपको पता ही है, नहर किसे कहते हैं? नहर से अनेक शाखाएं निकलती हैं जिन्हें आप कहते हो राजबाह्या, ठीक है, जिनसे खेतों में सिंचाई की जाती है। खेतों में क्या की जाती है? सिंचाई। नदी जल उठाव प्रणाली, जहां नहरें नहीं है ना, जहां नहरें नहीं हैं वहां नदियां यदि आसपास हैं तो उनमें, नदियों में जो थोड़ा बहुत पानी होता है तो उस पानी को उठा लेते हैं हम पंप के द्वारा या किसी भी सुविधा के द्वारा, और वो खेत में हम डालते हैं। नदियों से सीधे जल का प्रयोग किया जाता है, सीधा पानी नदियों का इस्तेमाल किया जाता है, पंप के द्वारा नदियों के पानी को हम उठा लेते हैं। तालाब, तालाब का सबको पता ही है। तालाब को गांव में कुछ लोग जोहड़ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पौंड कहते हैं ना इंग्लिश में तालाब को। इसमें वर्षा के जल को एकत्र किया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है खेती में। जो तालाब का पानी होता है ना, वो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ना, तालाब के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व। उसके बाद नोट, खुदे कुएं पर रहट लगाना। भाई खुदे हुए कुएं पर रहट हम लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बड़े आदमी से पूछना रहट क्या होता है, घर में जो भी सबसे बड़ा हो। स्प्रिंकल, फुआरे द्वारा सिंचाई, यानी ऐसा फुआरा जो घूमता भी रहता है खेत में। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा चल रही है उन जगहों पे जहाँ पानी की कमी है। मतलब उसमें जो है ना, आपके खेत में बहुत सारे फुआरे लगे हुए होंगे और वे घूमते होंगे ऐसे, तो पानी जब आप चलाओगे तो सारे फुआरे घूमते रहेंगे और पूरे खेत को भिगा देंगे, जैसे स्प्रे कर दिया हो, जैसे बारिश होगी हो। बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैं भी सोच रहा अपने खेत में इसे लगवाने की, स्प्रिंकल को। उसके बाद ड्रिप द्वारा सिंचाई। ड्रिप द्वारा सिंचाई भी बहुत बढ़िया होती है। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद टपकती रहती हैं, बूंद बूंद टपकती रहती हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉपर से बूंद बूंद टपकती रहती है ना, ड्रिप द्वारा सिंचाई भी बहुत बढ़िया तरीका है पानी देने का। इसमें पानी कम लगता है। स्प्रिंकल, फुआरे द्वारा भी पानी कम लगता है और ड्रिप द्वारा भी पानी कम लगता है। पानी की नहर, नहर तो आपने पढ़ी ली, ठीक है। तो इस तरीके से सिंचाई के तो ये साधन है भाई, सिंचाई के तो ये साधन है। अब हमें देखना है फसल पैटर्न। फसल को लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पैटर्न का मतलब किस क्रम में हमें फसल को लगाना चाहिए जिससे हम कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। किस तरीके से फसल को लगाना चाहिए, शब्द है फसल पैटर्न। फसलों को उगाने के क्रम को फसल पैटर्न कहते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। यह सवाल आता है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती का मतलब जब दो या दो से अधिक फसल को आपने एक साथ ही उगा दिया एक ही खेत में, जैसे गेहूं के साथ चना उगा दिया या गेहूं के साथ सरसों उगा दी, जैसे मूंगफली के साथ सूरजमुखी। तो ये दो दो फसलें एक साथ यदि आप अपने खेत में लगा सकते हो, जैसे हम गेहूं के साथ सरसों लगाते हैं, हमारे क्षेत्र में लोग बाग गेहूं के साथ क्या लगाते हैं? सरसों। तो इसे कहते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती भी बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें दोनों फसलें अलग अलग समय पर तैयार होती हैं। हमारे यहाँ तो जो हम पशुओं के लिए जो चारा उगाते हैं उस चारे के साथ भी सरसों लगा देते हैं। इससे किसानों को अनाज, दाल, सब्जियां, चारा प्राप्त होता है तथा खेत की उर्वरता भी बढ़ती है। यदि आप मिश्रित खेती करोगे ना तो उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि आपने मिश्रित खेती में एक दाल लगा दी ना तो दाल की जड़ों में क्या होगा, वो बैक्टीरिया होगा, बेसिलस रेडिस्कोला या राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, और वो बैक्टीरिया आपको एक खेत में नाइट्रोजन की भरमार दे रहा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को, जैसे इस लाइन में कुछ और है, इस लाइन में कुछ और है, इस तरह दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक लाइन में एक फसल, दूसरी लाइन में दूसरी, तीसरी लाइन में तीसरी। तो इस तरीके से यदि आपने उगाए तो इसे कहते हैं, ध्यान से देखो, अंतरा
फसलीकरण, इसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। अंतरा मिश्रित खेती में तो आप लाइनों का ध्यान नहीं रखते हो, आपने बीज गेर दिया गेहूं का भी और बीज गेर दिया सरसों का भी, तो वो तो हो गया मिश्रित खेती, मिला दिए सारे के सारे बीज। और यदि आपने एक लाइन में एक फसल दूसरी लाइन में लाइन के हिसाब से आप मिला मिला के लाइन के हिसाब से लगा रहे हर एक बीज को, तो उसे हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। इसमें ऐसी फसलों को चुनते हैं जिनको अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी को कोई सा पोषक तत्व, किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, किसी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, तो उससे बहुत बढ़िया दोनों फसलें आपकी तैयार हो जाएंगी। जैसे सोयाबीन प्लस मक्का, सोयाबीन के साथ आप मक्का लगा सकते हो। मक्का माने मकई, जिसे आप भुट्टा कहते हो, जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं। मकई की रोटी भी तो बनती है येलो कलर की। बाजरा और लोबिया, बाजरा के साथ लोबिया लगा सकते हो आप। मिश्रित खेती पता चल गई आपको, अंतरा फसलीकरण पता चल गया। ये सब फसल के पैटर्न हैं। देखो, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का मतलब कि हमें पहले दाल उगानी, फिर गेहूं उगाना, मतलब अनाज उगाना, फिर दाल उगानी, फिर अनाज, फिर दाल, फिर अनाज, फिर दाल, फिर अनाज। तो यदि एक निश्चित क्रम में आप उगाते चले जाते हो तो इसे कहते हैं फसल चक्र। ये आता है पेपर में बेटे, फसल चक्र। तीन चीज पढ़ा दी, मिश्रित खेती क्या होती है, ठीक है, अंतरा फसलीकरण क्या होता है, और फसल चक्र क्या होता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पीड़कों एवं खरपतवार पर नियंत्रण होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा परेशान किसान होता है इस चीज से कि खेत में जो है ना खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यदि हम अपने खेत की निराई गुड़ाई गर्मियों में यदि उसमें हल चला दोगे ना, तो खरपतवार के होने के चांस घट जाते हैं। गर्मियों में उसे हल से आपको जोत देना चाहिए। फसल सुरक्षा प्रबंधन, तीसरे स्टेप पे आ गए हम। पहले स्टेप पे तो हमने क्या देखा था? पहले स्टेप पे तो हमने देखा था कि हमें कैसे बीज चुनने चाहिए। दूसरे स्टेप पर देखा था कि फसल को ज़्यादा पैदावार करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए जिस समय फसल आपकी खेत में खड़ी है। तो सिंचाई भी देखा, फसल का पैटर्न भी देखा, देखी ना ये सारी चीज़ें। उसके बाद है फसल सुरक्षा प्रबंधन। खड़ी फसल और कटने के बाद फसल, उसकी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करोगे। खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोग फसल को नष्ट करते हैं। फसल को नष्ट करने वाली ये तीन चीजें हैं। एक तो खरपतवार, खरपतवार बेमतलब के पेड़ पौधे हैं जो हमारे खेत में उग जाते हैं और कंपटीशन करने लगते हैं हमारी फसल के साथ। मतलब एक खरपतवार गेहूं के पौधे को कह रहा कि देखें धरती में से कौन ज्यादा पोषक तत्वों को खींच लेगा। गेहूं कह रहा कि मेरी तो प्रतिरोधक क्षमता इतनी है ही नहीं, गेहूं का पौधा कह रहा। और खरपतवार जो है, ठीक है, वो कह रहा कि मेरी बहुत है प्रतिरोधक क्षमता, तेरे आसपास के भी सारे के सारे खींच लूंगा मैं, तेरे आसपास के भी सारे खींच लूंगा पोषक तत्व। ठीक है, चलो। खरपतवार अनावश्यक पौधे होते हैं जैसे गोखरू, जिसे जैंथियम कहते हैं, गाजर घास जैसे, जिसे हम विज्ञान में कहते हैं पार्थेनियम, ठीक है, जैसे मोथा जिसे कहते हैं साइरेनस रोडेंटस आदि। ये सब खरपतवार हैं। ये भोजन पोषक तत्व, ध्यान से समझना, ये खरपतवार क्या करते हैं, भोजन पोषक तत्व, स्थान तथा प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा माने कंपटीशन करते हैं फसल से, जिससे फसलों की वृद्धि कम होती है। इसलिए आपको खरपतवार को खत्म करने का सिस्टम जुगाड़ जरूर कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा है कि उन्हें निकाल ही दो। ठीक है। कीट, पीड़क, मूलक, कीट और पीड़क, मूल। ये कीट और पीड़क क्या करते हैं? मूल माने जड़ को, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं, कोशिकाओं का रस चूस लेते हैं तथा तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं, अतः उत्पादन घट जाता है। तो एक तो खरपतवार ने दुखी कर रखा और एक कीट और पीड़क ने, इन्होंने दुखी कर रखा फसल को। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस से होते हैं, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा ना। इन सब से बचाव के लिए पीड़कनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनके प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है। भाई आपका पीड़कनाशी भी रासायनिक पदार्थ है, शाकनाशी भी, कीटनाशी भी और कवकनाशी भी, ये सारे रासायनिक पदार्थ हैं।
ये भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण भी करेंगे, जल प्रदूषण भी करेंगे, ये समस्या है। धरती को तो नुकसान पहुंचाएंगे ना। खरपतवार को हटाने के लिए यांत्रिक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी गर्मियों में हल चला दो या फिर 2-3 जो मजदूर हैं उन्हें बिठा दो, उन्हें जो है दिहाड़ी पे बिठा दो कि भाई जितने खरपतवार हैं उन्हें उखाड़ दो तुम। ठीक है, जिसे कहते हैं निराई गुड़ाई करना। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग, यानी ऐसी फसल के बीज हमें ऐसे चाहिए जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। ग्रीष्म काल में हल से जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्म काल, गर्मियों में यदि हल से आपने जुताई करी तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। इसीलिए तो लोग बाग निराई गुड़ाई करवाते हैं अपने खेतों की। समझ रहे ना आप। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पहली परिस्थिति, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, बहुत बढ़िया बात है। सिंचाई न करे, बहुत गलत बात है, पानी तो देना पड़ेगा। अथवा उर्वरक का उपयोग न करे। उर्वरक का उपयोग तो बेटे करना पड़ेगा, ठीक है। खाद का इस्तेमाल करें, उर्वरक का ना करें। वो पहला ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसमें कह रहे कि या तो वो सिंचाई ना करे, या तो पानी ना दे, या तो वो उर्वरक का इस्तेमाल ना करे। दूसरा कह रहे कि किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे। सामान्य का क्यों करे? अच्छे बीजों का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। अभी इसने बीज बढ़िया नहीं लिए। सी में कहा किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करे, यह ज़्यादा बढ़िया बात है। सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। सबसे बढ़िया बात यह है सी, इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन सी है। यदि ऐसा कोई किसान है ना जो सी का पालन करता है तो समझ जाओ उसकी खेती, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। देखो उत्तर में क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक लाभ सी में रहेगा, क्योंकि अच्छे बीज से अच्छी पैदावार प्राप्त होगी, सिंचाई से भी अच्छी पैदावार प्राप्त होगी, उर्वरक से भी अच्छी पैदावार प्राप्त होगी, और फसल सुरक्षा की विधियों से खरपतवार, कीट, पीड़क, रोग आदि से सुरक्षा होगी। ठीक है। अब आते हैं हम अनाज के भंडारण पर। जो फसल आपने काट ली, उस अनाज को स्टोर करना है, तो उसे स्टोर करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण, गोदामों में अनाज को हानि पहुंचाने वाले कारक निम्न हैं। एक तो जैविक कारक हैं, जैसे कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी, जीवाणु। ये हमारी जो आपने भंडारित की है, जो भी अनाज है या जो भी फसल है, उसे हानि पहुंचाते हैं। अजैविक कारक होते हैं उचित नमी तथा ताप का अभाव। ये कारक अनाज की हानि निम्न प्रकार से करते हैं। ये जैविक तथा अजैविक कारक किस तरीके से अनाज को हानि पहुंचाते हैं? नंबर 1, अनाज की गुणवत्ता को खराब करना, वजन कम हो जाना, अंकुरण क्षमता कम करना, अनाज को बदरंग करना। इन सब लक्षणों से बाजार में अनाज की कीमत कम हो जाती है। अतः भंडारण करने से पहले सफाई करके अनाज को पहले धूप में और फिर छाया में अच्छी तरह सुखाना चाहिए। सुन लो ये सारी बातें ध्यान से। तथा पीड़कनाशी का धूमन करना चाहिए। मतलब धूमन का मतलब उसके फ्यूम्स इस्तेमाल करने चाहिए पीड़कनाशी के। ठीक है, उसके फ्यूम्स इस्तेमाल करने चाहिए, धुआं। फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैविक नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? ये 8वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैविक नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। देखो उत्तर, क्योंकि ये न तो फसलों को न ही वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। पीड़कनाशी व अन्य रासायनिक पदार्थ फसलों को हानि पहुंचाते हैं तथा वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यह सस्ता तथा सरल है तथा मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज के हानि के लिए उत्तरदायी हैं? अभी तो हमने पढ़ा जैविक कारक क्या क्या हैं, कीट, कृंतक, कवक, जीवाणु। और अजैविक कारक कौन कौन से हैं? उपयुक्त नमी व ताप का अभाव। ये हैं जो पहुंचाते हैं हानि। तो ये तो सारी बातें होगी हमारी फसल की। अब हम बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन, ठीक है। फार्म में जो पशु गायें, भैंसे, बकरी, भेड़ आदि पाले जाते हैं उन्हें पशुधन कहते हैं। पता है, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं।
इसमें पशुओं की पूरी देखभाल होती है, जैसे उनके निवास की सफाई, जहाँ वे रहते हैं उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, उनके रहने की जगह की, उनके शरीर की सफाई होनी चाहिए, भोजन देना की व्यवस्था होनी चाहिए, रोगों से बचाव, प्रजनन कराना आदि, ये सारे काम होते हैं पशुपालन में। वर्तमान समय में पशु उत्पादों की खपत और मांग भी बढ़ रही है। ठीक है, पशु उत्पादों में अंडे, दूध, मांस मुख्यतः आते हैं। भाई अंडों की डिमांड बढ़ती जा रही, दूध की डिमांड बढ़ती जा रही और मांस की भी डिमांड बढ़ती जा रही, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज बढ़ती जा रही। ठीक है, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे पशु कृषि की। पशुपालन का एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि पशुपालन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे पशु कृषि की। दूध देने वाले मादा पशुओं, गाय, भैंस आदि को दुधारू पशु कहते हैं। सवाल आता है पेपर में, दुधारू पशु किसे कहते हैं? घरेलू पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं, दूध का उत्पादन तथा कृषि कार्य। भाई दूध का उत्पादन तो पता ही है, जब आप घर में आप गाय भैंस को पाल लोगे तो दूध तो आपको मिलेगा ही, पर कृषि कार्य जैसे हल चलाने वाले आपको मिल जाएंगे पशु, सिंचाई में भी आपकी हेल्प करेंगे, बोझा ढोने में भी हेल्प करेंगे। बच्चे को जन्म देने के पश्चात जितने महीनों तक मादा दूध देती है उसे दुग्ध श्रावण काल कहते हैं। ये सवाल पेपर में आता है कि दुग्ध श्रावण काल किसे कहते हैं। तो कोई भी पशु, आपका दुधारू पशु जब बच्चा देता है तो उसके कितने महीने बाद तक वो दूध देता रहेगा पशु, उसे कहते हैं दुग्ध श्रावण काल। ठीक है, ये दुग्ध श्रावण काल विदेशी नस्लों में बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे विदेशी नस्लों की गायें जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस लंबे समय तक दूध देती हैं, ध्यान रखना हर एक बात को। देसी नस्लों की गायें में जैसे रेड सिंधी, साहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो जो विदेशी गायें हैं वे तो लंबे समय तक दूध देती हैं, जो देसी गायें हैं उनका दूध में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, यदि विदेशी और देसी नस्लों में संकरण कराया जाए तो संतान में दोनों गुण होंगे, यानी ऐसी संतान उत्पन्न होंगी जिनका दुग्ध श्रावण काल भी लंबा होगा और जिनके दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी। दुधारू पशु के शरीर पर से धूल, गोबर, मूत्र आदि की नियमित सफाई करनी चाहिए, यह भी पशुपालन का मुख्य हिस्सा है। उनका आवास छतदार होना चाहिए, रोशनदान भी उसमें होनी चाहिए, रोशनदान युक्त होना चाहिए। इससे उनका सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाव होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो उनके नीचे जो फर्श होता है ना, फर्श उसमें स्लोप होना चाहिए, यानी ढालूदार होना चाहिए। फर्श ढलवा होना चाहिए, ढह है ये ढह से ढक्कन, फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे मूत्र पानी आदि बह जाए और फर्श साफ तथा सूखा रहे। यदि बिल्कुल उसमें कोई स्लोप नहीं है ना तो फर्श साफ नहीं रहेगा। पशुओं के नीचे का जो फर्श है वो कैसा होना चाहिए, ढालू यानी स्लोप वाला। पशु आहार में रेशेदार चारा या मोटा चारा जैसे हरी पत्तियां, भूसा आदि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसा उनका चारा होना चाहिए। एक होता है सानू चारा, जिसे गांव के लोग कहते हैं सानी करना। सानू चारा, इसमें क्या होता है, रेशे कम होते हैं लेकिन प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें खल तो पता है, खली कहते हैं जिसे, चूरी, दाना आदि को भी मिलाया जाता है। पशु चिकित्सक के द्वारा पशु की नियमित जांच करानी चाहिए। विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। ये सारी बातें आपको पशुपालन में ध्यान रखनी पड़ेंगी यदि आपको पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, एक स्वस्थ पशु की पहचान क्या होती है, यह भी सवाल पेपर में आता है कि स्वस्थ पशु की पहचान क्या है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है, यह पहचान होती है स्वस्थ पशु की। पशुपालन के लाभ और उद्देश्य। पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। पशुपालन से दुग्ध उत्पादन के द्वारा कृषकों की आय बढ़ती है। दूसरी ओर पशु उनकी कृषि कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन है,
पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अभी तो बताया, देसी और विदेशी पशुओं में क्रॉस कराएंगे हम। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? संकरण। कारण क्या है? देसी नस्ल की गायों के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जबकि विदेशी नस्ल की गायों का दुग्ध श्रावण काल अधिक होता है। अतः देसी तथा विदेशी नस्ल से प्राप्त संतति में दोनों नस्लों के गुण आ जाते हैं, इसलिए हम अच्छे पशु उत्पन्न कर सकते हैं। तो पशुपालन के बाद जो अगली चीज हमारे चैप्टर में है वो है कुक्कुट यानी मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। अब हम मुर्गी पालन की तरफ ध्यान देंगे। मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या होता है? अंडे तथा मांस का उत्पादन। अंडों के लिए तो इस्तेमाल करी जाती है ये वाली मुर्गी, लेयर का पालन, और मांस के लिए इस्तेमाल करी जाती है ब्लोरल। ठीक है, लेयर और ब्रोलर, लेयर और ब्रोलर, नाम ध्यान रखना। अंडे के लिए लेयर और मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी। इन नई नस्लें विकसित करने के लिए देसी यानी एसिल तथा विदेशी यानी लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है, जिससे प्राप्त संतति में निम्न गुण होते हैं। जैसे गायों में देसी और विदेशी का संकरण कराया था, इसी तरह देसी और विदेशी मुर्गियों का संकरण कराया जाता है, जिनके चूजों की संख्या और गुणवत्ता उनमें ज़्यादा होगी। नंबर 2, छोटे कद वाले ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों का व्यावसायिक उत्पादन होगा। ठीक है, गर्मी के उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता होगी उनके अंदर। देखभाल तथा पालन की लागत कम आएगी उनकी, और कृषि के सह उत्पादों से प्राप्त रेशेदार आहार का प्रयोग करने वाले होंगे वे। ठीक है, अब देखो मुर्गी पालन में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, जीवाणु विषाणु कवक। परजीवियों के कारण मुर्गियों में होने वाले रोगों से बचाव के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, रोगाणु नाशकों का छिड़काव उचित समय पर करते रहना चाहिए। रोगाणु नाशक का छिड़काव होता रहना चाहिए उचित समय पर। नंबर 3, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण कराना चाहिए, जैसे हम अपने गाय भैंस का कराते हैं। नंबर 4, आवास में उचित ताप का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मुर्गी फार्म ऐसे हैं जिनकी मुर्गियों जहां रहती है ना वहां एसी लगे हुए हैं सही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। नंबर 5, आहार की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें आप क्या दे रहे खाने में, अच्छा खाना उन्हें दोगे तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। ब्रोलर तथा लेयर में अंतर। ये तो मांस के लिए तैयार किए जाते हैं और ये अंडे के लिए। ब्रोलर को मांस के लिए पाला जाता है, जबकि लेयर को अंडों के लिए पाला जाता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। नंबर 2, ब्रोलर के आहार में प्रोटीन व वसा आवश्यक है, जबकि लेयर के आहार में विटामिन ए तथा के आवश्यक है। नंबर 3, ब्रोलर की मृत्यु दर कम, जबकि लेयर की मृत्यु दर अधिक होती है। नंबर 4, ब्रोलर के लिए कम स्थान व प्रकाश आवश्यक है, जबकि लेयर के लिए अधिक स्थान व प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये 4 डिफरेंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्या है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। कथन को ध्यान से सुनना, क्या स्टेटमेंट है। यहां से शुरू है, यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। यानी जिसमें फाइबर कम है ऐसे भोजन को मुर्गी खाती है और हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसका हमें पूरा मतलब बताना है, सेंटेंस का क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। देखो इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस कथन का अर्थ यह है कि भारत में कम रेशे के खाद्य पदार्थ जो मनुष्य के खाने के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाते, वहीं कुक्कुट यानी मुर्गियों के लिए अच्छा भोजन सिद्ध होता है। यानी मुर्गियों के लिए वो अच्छा है, आदमियों के लिए खतरनाक है, तो मुर्गियों को ही खिला दो ना उसे। इसका प्रमाण यह है कि इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के बाद
उनसे जो उत्पाद अंडों के रूप में प्राप्त होता है वह अधिक पोषक तत्वों तथा प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो भोजन करा वो तो इतना बढ़िया नहीं था, पर जो उनसे हमें प्रोडक्ट मिला अंडा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है उसमें। 12वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंध प्रणाली में क्या समानता है। यदि आप पशुपालन गाय भैंस को पालते हो और कुक्कुट पालन मुर्गी को पालते हो, दोनों में पालने में क्या क्या समानताएं हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 1, उचित आवास जो छतदार हो, प्रकाश युक्त हो और हवादार हो, दोनों को चाहिए। नंबर 2, आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे वह साफ व सूखा रहे, दोनों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। नंबर 3, आवास की साफ सफाई होनी चाहिए तथा उसमें उपयुक्त ताप नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी दोनों को चाहिए, चाहे आप पशुपालन कर रहे चाहे मुर्गी पालन। पोषण युक्त उपयुक्त आहार मिलना चाहिए दोनों को। रोगाणुनाशक पदार्थों का छिड़काव होना चाहिए दोनों के लिए। पशुओं की त्वचा की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप मुर्गी पालन कर रहे या पशुपालन कर रहे। उसके बाद संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण दोनों में होना चाहिए। अच्छे परिणामों के लिए पशु या कुक्कुट की अच्छी गुणवत्ता वाली नस्लों का उपयोग करना चाहिए, ये भी दोनों में ही करना चाहिए। 13वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है, देखो 13वां क्वेश्चन, ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इनके प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट भी स्पष्ट करें। तो ये तो दोनों बता दिया अंतर आपको, अभी तो करा था ये क्वेश्चन, कर चुके हैं और मैंने लिखवाया था कि ये बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पशुपालन के बाद आए थे मुर्गी पालन पर, अब आगे हम मछली पालन पर। मत्स्य या मछली उत्पादन, भोजन में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है मछली। मछली प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, एक तो आप सीधा शिकार करो मछली का और एक मछली को पाल लो। पहला तरीका है प्राकृतिक स्रोत, इस विधि को मछली पकड़ना कहते हैं। दूसरा है मछली पालन, इस विधि को मछली संवर्धन कहते हैं। तो समुद्री मत्स्यिकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे समुद्र से मछली को किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। भारत का समुद्री संसाधन क्षेत्र लगभग 7500 किलोमीटर समुद्री तट है। पॉम्फ्रेट, इन मछलियों के नाम ध्यान रखने हैं, पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक सबसे अधिक प्रचलित समुद्री मछलियां हैं जिन्हें मछुआरे पकड़ते हैं और बेचते हैं। आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियां जिनका संवर्धन किया जाता है वे हैं मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट। पख युक्त मछलियां हैं, इनके ऊपर पख पाए जाते हैं, सल्क। और झींगा, मसल, आइस्टर तथा समुद्री खरपतवार ये क्या है, कवचीय मछलियां। इसके अलावा ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये विशेष प्रकार की मछलियां हैं जिनसे हमें मोती प्राप्त होते हैं, मोती पता है ना, पर्ल। तो समुद्री मात्स्यिकी के बाद आती है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। इसमें मछली उत्पादन ताजे जल तथा खारे जल के स्रोत में किया जाता है, जैसे नाले, तालाब, पोखर, नदियां तथा नदी मुख, लैगून आदि में। इसमें उत्पादन कम होता है, जो आप अंतःस्थलीय मत्स्यिकी करोगे इसमें प्रोडक्शन आपका कम होगा, ठीक है। फिर एक बहुत बढ़िया तरीका है मछली पालने का, मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र। जैसे मिश्रित खेती करते हैं ना, कई तरह की मछलियों को एक साथ पाल लो, 5 या 6 तरह की, इसमें अधिक मछली संवर्धन होता है। इसमें देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही तालाब में 5 या 6 प्रकार की मछलियों को रखा जाता है। मिश्रित मछली संवर्धन की समस्याएं पता क्या हैं? मिश्रित मछली संवर्धन की समस्याएं क्या हैं, देखो बताते हैं। इनकी समस्याएं हैं, पहली समस्या तो यह है कि कुछ मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, तो उनका इंतजार करते रहो कब वर्षा ऋतु आएगी। अच्छी गुणवत्ता वाले डिंब उपलब्ध नहीं हो पाते, तो हमें डिंब अच्छी गुणवत्ता वाले उपलब्ध नहीं हो पाते हर एक प्रकार की मछली के, क्योंकि 5-6 तरह की मछलियां आपको एक साथ संवर्धित करनी है। प्रश्न नंबर 14, मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, मछली एक जलीय जीव है। यह ताजे यानी मीठे, अलवणीय तथा लवणीय यानी खारे
दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। नंबर एक, जल के स्रोत समुद्र, नदी, नहरें, तालाब इत्यादि हैं, अतः मछलियां इन सभी स्रोत से प्राप्त होती हैं। इस विधि को प्राकृतिक स्रोत से मछली प्राप्त करना कहते हैं। यह विधि मछली पकड़ना भी कहलाती है। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखो दूसरा तरीका, यह विधि मछली संवर्धन विधि कहलाती है। इसे मछली पालन भी कहते हैं। मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल की पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। एनसीईआरटी का 15वां क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 15वां क्वेश्चन है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? उत्तर, मिश्रित मछली संवर्धन के कुछ लाभ निम्नवत हैं। नंबर एक, इस विधि में एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, इसमें देसी तथा आयातित दोनों प्रकार की मछलियां एक साथ रहती हैं। ठीक है। नंबर 3, इस तंत्र में ऐसी मछलियां चुनी जाती हैं जिनकी खाद्य आदतें अर्थात भोजन आवश्यकता अलग अलग होती हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें भोजन प्राप्त करने के लिए कंपटीशन नहीं होता। भोजन प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं, यहां तक, उनमें भोजन प्राप्त करने के लिए स्पर्धा नहीं होती, अतः मछलियां मरती कम हैं। नंबर 4, उदाहरण के लिए कटला मछली जल की सतह से, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से, और मृगल तथा कॉमन कॉर्प मछलियां तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कॉर्प मछली खरपतवार खाती हैं। इस कारण से तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। सबको अलग अलग जगह से खाना तालाब के, तो कंपटीशन होने का ही नहीं उनमें। नंबर 5, इस विधि से विविध प्रकार की मछलियां एक ही स्थान से प्राप्त हो जाती हैं। 5-6 तरह की मछलियां प्राप्त हो जाएंगी एक ही तालाब से। नंबर 6, मछली उत्पादन भी बढ़ता है तथा लागत भी घटती है। तो मछली उत्पादन के बाद हमने क्या पढ़ा? पहले कृषि पढ़ा, कृषि के बाद हमने क्या पशुपालन पढ़ा, पशुपालन के बाद हमने मुर्गी पालन पढ़ा, मुर्गी पालन के बाद हमने पढ़ा मछली पालन, और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है, देखो, मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन के बारे में आप पहले से ही बहुत सारी बातें जानते हो, डब्बे तो देखे होंगे रखे हुए खेतों में, बागों में आपने। मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। पूंजी निवेश कम होने से किसान के लिए धनार्जन का अतिरिक्त साधन है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी जिसे हम कहते हैं, एपिस डोरसेटा एक सैल मक्खी, तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह इटली की मक्खी है, बहुत ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। इसी कारण से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया है, ज़्यादा शहद बनाना है तो इस मक्खी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मधुमक्खियां मधु निर्माण के लिए मकरंद तथा पराग फूलों से एकत्र करती हैं। फूलों की किस्में तथा चारागाह की उपलब्धता मधु के स्वाद को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस कारण मधु की कीमत तथा गुणवत्ता मधुमक्खियों के लिए उपलब्ध फूलों की किस्मों पर निर्भर करती है। 16वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? क्या क्या खासियत होनी चाहिए यदि आपको मधुमक्खी पालन करना है, ज़्यादा शहद का उत्पादन करना है? मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित ऐच्छिक गुण होने चाहिए। नंबर 1, उनमें शहद एकत्र करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2, उनमें शत्रुओं से बचाव की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, रानी मधुमक्खी की अंडे उत्पादन क्षमता, दूसरे शब्दों में प्रजनन तीव्रता से करने की क्षमता होनी चाहिए, तेजी से प्रजनन करे। नंबर 4, वे छत्ते में अधिक समय तक रहनी चाहिए। नंबर 5, उनकी प्रकृति में सज्जनता हो
अर्थात हमला करने, डंक मारने की प्रवृत्ति ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अपने मालिक को ही खाना शुरू कर दिया जो मधुमक्खी पालन कर रहा। नंबर 17, चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से किस प्रकार संबंधित हैं? चारागाह का तात्पर्य उन फूलों की फसल से है जो मधुमक्खियों को मकरंद और पराग एकत्र करने के लिए उपलब्ध हों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद और पराग एकत्र करती हैं जिससे शहद बनता है, अतः चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता तथा उसमें फूलों की किस्मों पर ही मधु यानी शहद का स्वाद और गुणवत्ता निर्भर करती है, और अंततः मधु का बाजार में मूल्य भी उसके स्वाद और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः मधु उत्पादन में चारागाह मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है बेटे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी थी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन इसमें थे उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया। बस अब हम जो है ना एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें लगाएंगे 1 बाय 1, और जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है और या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आगे इसमें सीरीज में यही मिलेगा आपको, क्वेश्चन सीरीज मिलेगी पूरी की पूरी। ठीक है, हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो चुका है। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।